कि जैसे कोई घटना होती है उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि किडनी फेलियर नहीं था, डिहाइड्रेशन था, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कि आखिर हो क्या रहा है अंदर। और सिस्टम फेलियर की वजह से हत्या भी कह सकते हैं। खींवसर जी के हाल ही में जो बयान आए हैं उनके बाद ये कहा जा रहा है कि संवेदनशीलता की बहुत कमी है। जैसे पहले उन्होंने बीकानेर में कहा कि प्रसूताएं नाचते गाते हुए आई थी, आज उनका बयान है कि सिजेरियन जो आज का युवा है वो इसलिए करवा रहा है कि वो दर्द से बचना चाहता है। इस सरकार का सिस्टम पे तो कंट्रोल है ही नहीं, जुबान पे भी नहीं है। और अपनी नाकामियों पर अगर हम पर्दा डालने की कोशिश करें तो ये चीज़ ठीक नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी की चर्चा ही नहीं होती, सीधा ऑपरेशन में जाते हैं, सी सेक्शन में। लोगों के लिए एक अच्छा डॉक्टर ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होगा। नीट एग्जाम्स में धांधली हो रही है, बेचारा बीमार आदमी अस्पताल जाता, दवाई दे दो, दवाई में दवाई नहीं मिल रही। इससे बड़ा खराब हम क्या देखेंगे इससे बुरा दिन। तो हमें सिर्फ किसी को बलि का बकरा बना के इत्र कर देना। ऑक्सीटोसिन का हम जिक्र आपने किया, स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि वो हमने बंद कर दी, जिस तरह जहाँ से लेते थे वो ये यूज किया जाता है, इसका क्या फॉल्ट आ रहा है साहब? उसमें इस तरह की अनियमितता पाए जाना ये सरकार की एक बहुत बड़ी लापरवाही है। आपके हिसाब से एसओपी क्या होती है मैम ओटी की, जब कोई भी ऑपरेशन थिएटर होता है उसमें? अब सरकारी सिस्टम है, थोड़ा ओवरबर्डन भी रहता है। हम ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पे हम किसी की जिंदगी और मौत हमारे हाथ में है। राजस्थान में सिजेरियन डिलीवरी के को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ है, उसके बाद लगातार कोटा, उसके बाद बीकानेर और जोधपुर में जिस तरह प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है, उसके बाद प्रदेश की जनता में एक पैनिक का माहौल है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री लगातार आश्वासन दे रहे हैं कि हमारी व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन इस तरह के मामले सामने आने के बाद प्रदेश के हेल्थ सिस्टम पर लगातार गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई जगह चर्चाएं हैं कि ऑपरेशन थिएटर में इन्फेक्शन है, कई जगह कहा जा रहा है कि प्रसूताएं पहले से बीमार थी। तो सिजेरियन डिलीवरी को लेकर एक अजीब सा माहौल प्रदेश में बना हुआ है। तो हमने सोचा द लिटमस के थ्रू हम एक डॉक्टर से, प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं, उनसे ही बात की जाए और वो हमें पूरा मामला समझाए कि आखिर क्यों इस तरह की चीज़ें सिजेरियन डिलीवरी को लेकर हो रही है और क्यों महिलाओं में पैनिक का माहौल बना हुआ है। तो हमारे साथ आज खास मेहमान हैं चोमू से वर्तमान कांग्रेस विधायक शिखा मील बराला, जो पेशे से वर्तमान में विधायक भी हैं और एक प्रैक्टिशनर डॉक्टर भी हैं। तो उनसे ये समझा जाए कि टेक्निकल इस मामले में क्या पेच है, क्यों प्रसूताओं की तबीयत लगातार इस तरह बिगड़ रही है और लगातार प्रदेश के जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। शिखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द लिटमस पर। सबसे पहले मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कोटा के बाद बीकानेर, जोधपुर, तो ये क्या है मैम? इसको आप एज ए डॉक्टर कैसे देखती है? देखिए उदेश जी, पहली बात तो ये कि हेल्थ सेक्टर में इस तरह की न्यूज़ आना ये एक बहुत ही हमारे लिए, राजस्थान के लिए ही पूरे और मेडिकल फील्ड के लिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। क्योंकि खासकर डिलीवरी वाले केसेस ऐसे होते हैं कि लोग बड़े खुशी खुशी अस्पताल आते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि अस्पताल में लोग परेशान ही लोग आते हैं, पर ये एक ऐसा सेक्टर है, क्योंकि मैं खुद एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं भी मानती थी कि मैं मतलब बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि कम से कम मेरे पास एक ऐसा फील्ड है जब जो परिवार वाले आ रहे हैं उन्हें हम एक नया मेंबर और खुशी देकर ही उनको हम हॉस्पिटल से भेजते हैं वापस। इस बीच में ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं वो लोगों में एक डर भी पैदा करती हैं और एक हमारे लिए बहुत बड़ा सोच का ये विषय हो जाता है कि पहले आप कोटा में 5 मौतें होती हैं, और मैं तो शायद ये मतलब बहुत एग्जेजरेशन नहीं होगा, पर मुझे लगता है कि आप इसे सिस्टम फेलियर की वजह से हत्या भी कह सकते हैं। फिर बीकानेर में हो रहा है ये, तो 2 महीने के अंदर, 1.5 से 2 महीने के अंदर इतनी मौतें होना, इतने केसेस कॉम्प्लिकेट होना, इतने लोगों की किडनी फेलियर होना प्रसूताओं की, तो ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। और जिस हिसाब से कोटा का घटनाक्रम हुआ, क्या कमिटीज़ हुई, उनमें कुछ भी पुख्ता चीज़ें जो बाहर नहीं आ रही हैं वो भी हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जी मैम, जैसा आपने कहा कि पुख्ता चीज़ें बाहर नहीं आ रही, तो यही मेरा सवाल था कि जैसे कोई घटना होती है उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि किडनी फेलियर नहीं था, डिहाइड्रेशन था, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये इस मामले में इतना एक कॉम्प्लेक्स हो गया मामला कि समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। और जो जयपुर की जो एम्स की टीम आई थी कोटा में, उसकी जांच रिपोर्ट भी सामने नहीं आई। तो ये मामले किस तरह लोगों के अंदर एक पैनिक बना हुआ है कि आखिर हो क्या रहा है अंदर? पहली बात तो सरकार में जो वर्तमान सरकार है
उसमें संवेदनशीलता की पूरी तरह से कमी जो है वो आपको पिछले 2.5 साल में दिख गई होगी। चाहे आप चिकित्सा का मामला ले लें, चाहे कोई भी विभाग आप ले लें, लॉ एंड ऑर्डर ले लें, राजस्व विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसमें ले लें। और जब हम सिर्फ चिकित्सा, क्योंकि चिकित्सा एक ऐसा फील्ड है, मैं पर्सनली बताऊं तो चिकित्सा और शिक्षा ये 2 ऐसे फील्ड हैं जिससे हम देश निर्माण करने चलते हैं। चिकित्सा में डॉक्टर के हाथ में किसी की जान होती है, तो उसमें इस तरह का मामला होना और एक ही दिन में ऑपरेट हुए अगर 7, 8, 10 जितने भी केसेस हैं वो अगले 5 से 10 घंटे या 10 से 12 घंटे में अगर बिगड़ रहे हैं, तो कोई भी डॉक्टर मोटे मोटे तौर पर ये सोच पाएगा कि इसके मोटा कारण क्या हो सकता है इसके पीछे। कुछ लोग दलील दे रहे हैं कि ओटी से इन्फेक्शन आ गया, तो ओटी से इन्फेक्शन अगर आता है तो वो कुछ वक्त देता है डॉक्टर को। बहुत बार ये होता है कि अत्यधिक रक्तस्राव से बीपी कम हो जाता है और किडनी फेलियर भी कई बार ऐसे केसेस में हो जाता है अगर बहुत ही सीरियस केस हुआ तो। पर ये सारी चीज़ें हैं, रक्तस्राव है वो पहले डॉक्टर को दिखेगा, वो कागज़ों में भी डॉक्यूमेंट किया जाएगा। अगर ओटी में इन्फेक्शन है तो बाद में पस में से मतलब जो वुंड है उसमें पस आना, और ये चीज़ें कुछ टाइम लगाती हैं। अगर 10 से 12 घंटे में स्थितियां ख़राब हो रही हैं, 5 घंटे में बीपी फॉल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो सवाल आता है वो आता है कि हम कौन सी दवाइयाँ मरीज़ को दे रहे हैं, उस एक ओटी में कौन कौन से फ्लूइड हैं। और अभी तक अगर आप देखें, हो सकता है आपको ये चीज़ पता है या नहीं, पर अभी तक जो फ्लूइड, आईवी फ्लूइड हम दे रहे हैं जिसको हम ग्लूकोज बोल देते हैं देशी भाषा में, तो अभी तक ऐसे केसेस आ रहे हैं कि उससे बुखार जैसे हल्के फुल्के संक्रमण की घटनाएं अभी भी उन अस्पतालों में, उन कॉलेजों में हो रही हैं। तो एक बड़ा जो पहलू है जिसके बारे में बात नहीं की जा रही वो है हमारा जो मेडिसिन्स प्रोक्योरमेंट है। ऑक्सीटोसिन नाम से जो एक दवा है जिसको रक्तस्राव रोकने के लिए किया जाता है, बिल्कुल, ताकि डिलीवरी के बाद में चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, उसमें आपको ऑक्सीटोसिन ही नहीं मिल रहा है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है कि हम फार्मा इंडस्ट्री, कफ सिरप का एक इंसिडेंट हुआ था वो आपने देखा था, तो हमें सिर्फ किसी को बलि का बकरा बना के इतिश्री कर देना काफ़ी नहीं है, हमें हर पहलू पे इस चीज़ की जांच करनी ज़रूरी है। ये चाहे हम एक राजनीतिक व्यक्ति होके बोलें, चाहे हम एक डॉक्टर की हैसियत से मैं कहूँ, या कोई भी एक आम नागरिक कहेगा, वो चाहता है कि इसकी पूरी तह तक जांच हो और हर पहलू पे हर जिम्मेदार व्यक्ति पर इस कार्रवाई की जाए। जैसा कि मैम ऑक्सीटोसिन का हम जिक्र आपने किया, तो ब्लड क्लॉटिंग बनाती है वो, तो स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि वो हमने बंद कर दी जिस तरह से जहाँ से लेते थे वो। तो ये ऑक्सीटोसिन का डिलीवरी के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, और क्या प्राइवेट अस्पतालों में या सरकारी में जहाँ भी है, आप एज ए प्रैक्टिशनर इसको किस तरह ये यूज़ किया जाता है, इसका क्या फॉल्ट आ रहा है साहब? ऑक्सीटोसिन एक ऐसा इंजेक्शन है जिसको रेगुलरली हम लोग आज के ज़माने में यूज़ कर रहे हैं हर डिलीवरी में, नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो। इसमें जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो जो गर्भ है, यूट्रस है, उसका साइज़ अचानक से बड़े से अचानक छोटा होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, उसे अच्छे से कंट्रैक्ट करता है, उसको कड़क बनाता है ताकि वो ढीला ढाला नहीं रहे, उसकी मांसपेशियाँ अच्छे से कड़क हों और ब्लीडिंग रुके। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हर डिलीवरी में इसे काम में लिए जा रहा है। और ऐसी ड्रग में अगर कोई अनियमितता मिल रही है तो ये हमारा बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर है। इसके साथ ही मेथर्जिन भी हम काम में लेते हैं जिसमें थोड़ी और ज़्यादा ब्लीडिंग का हमें चांस लगता है, तो नॉट रेगुलरली। और मीज़ोप्रोस नाम की गोलियां आती हैं, उनको भी हम यूज़ करते हैं इसमें। पर ऑक्सीटोसिन तो एक बिल्कुल रेगुलर ड्रग है, उसमें इस तरह की अनियमितता पाए जाना ये सरकार की एक बहुत बड़ी लापरवाही है। एक मैम, जैसे किडनी फेलियर को लेकर चर्चाएं हो रही है कि किडनी फेलियर थी महिलाओं की, उसके बाद उनकी मौत हो गई, जैसे कोटा में हमने देखा। तो आप जब कोई पेशेंट आती है, इस तरह की प्रेग्नेंट महिला आती है, तो किडनी को लेके कैसे असेसमेंट आपका रहता है? एज ए डॉक्टर आपने क्या असेसमेंट किया, किडनी फेलियर किन किन कारणों से या किन चांसेस में हो सकता है? जितने भी ये केसेस हुए हैं, कोटा में आप ले लें, बीकानेर में ले लें, जोधपुर का आज, क्योंकि आज ही ये घटना हुई है तो वहाँ की पूरी डिटेल्स तो मेरे पास नहीं है, पर अगर हम बाकी 2 मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो ये जितने भी केसेस थे, ज़्यादातर केसेस नॉर्मल केसेस थे। कुछ थे जो रेगुलरली वहाँ दिखा रहे थे, कुछ हो सकता है रेफर्ड हों उसमें से, पर कोई भी हाई रिस्क केसेस नहीं थे।
तो उनमें नॉर्मल मरीज़ में डिलीवरी के बाद, सिजेरियन के बाद इस तरह से 5 से 10 घंटे में किडनी फेलियर होना, ये एक नॉर्मल बात नहीं है। इसमें या तो उस मरीज़ को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने से, या हम जो दवा दे रहे हैं, चाहे वो बेहोशी वाली एनेस्थीसिया की ड्रग हो, चाहे वो ब्लीडिंग रोकने के इंजेक्शन्स हों, कहीं ना कहीं कोई अगर दवा रिएक्शन कर रही है तो अचानक रिएक्शन करने पे कभी कभी कुछ ऐसे बदलाव आते हैं कि बीपी फॉल होता है या अचानक बढ़ भी जाता है कई बार, और उसकी वजह से खून जो है, एक DIC नाम की एक स्थिति होती है जिसमें खून बहने भी लग जाता है और उसके थक्के भी जमने लग जाते हैं, मतलब दोनों चीज़ें इरेगुलर हो जाती हैं। उसके बाद में स्थितियों को कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। और ये जितने भी केसेस आपके कोटा के थे, तो जहाँ तक मुझे पता लगा उनमें एक DIC एक अहम कारण भी रहा था। एक पेशेंट को उसमें ऑपरेट भी किया गया था, बाद में वापस की पेट में खून इकट्ठा हो गया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की OT में इन्फेक्शन हो, लेकिन डॉक्टर्स की सर्जिकल कोई कमी की वजह से ये सारे नज़र नहीं आते, क्योंकि एक OT में अचानक से इतने सारे केसेस ऑपरेशन में कमी की वजह से नहीं होंगे। तो किडनीज़ का, बाकी अगर पेशेंट डायबिटीज़ की है पहले से उसकी किडनीज़ में कोई कमी है या पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ, उसमें किडनी फेलियर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एक मैम, OT की जो बेसिक SOP है उसकी भी काफ़ी बात हो रही है। खीम सर जी ने भी कहा कि OT की जो SOP है हमने एम्स से मंगवाई है, उसके अकॉर्डिंग हमारी सारी SOP है। तो आपके हिसाब से SOP क्या होती है मैम OT की, जब कोई भी ऑपरेशन थिएटर होता है उसमें इस तरह की जब प्रेगनेंट महिला जाती है? देखो उद्देश्य, पहले तो भाई एम्स से हमने इंपोर्ट करी है SOP, ये क्या है? सारे डॉक्टर वही कॉलेजों से पढ़े हैं, कुछ जाके एम्स में काम करने लगे हैं, कुछ आपके कोटा मेडिकल कॉलेज में, कुछ जयपुर। डॉक्टर ने तो पढ़ाई तो एक सी ही करी है। उन्हें सिखाया जाता है कि OT में जो डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन प्रोसीजर्स क्या हैं, साथ में जो OT टेक्नीशियंस होते हैं, OT इंचार्जेस, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ से हों, पैरामेडिकल से, चाहे वो डॉक्टर्स हों, सब लोगों को ये चीज़ स्ट्रिक्टली सिखाई जाती है। अगर आप देखेंगे, हम कोई भी ICU में जाएं, OT में तो नॉर्मल आदमी का जाना अलाउड ही नहीं होता। ICU में कई बार परिजन मिलने जाते हैं, बिल्कुल जो शू कवर है वो भी पहनते हैं, ग्लव्स वो मास्क पहनते हैं, सब कुछ। तो उस तरह से OT में हम बाहर के स्लीपर नहीं ले जाते हैं, और बीच बीच में वहाँ से स्वैब्स लिए जाते हैं जिनको टेस्ट किया जाता है। पेशेंट के टेबल से ले लिया, एनेस्थीसिया मशीन से ले लिया, अलग अलग कॉर्नर्स से, और उनको माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेजा जाता है, देखा जाता है यहाँ पे इन्फेक्शन का क्या स्तर है। बीच में फ्यूमिगेशन किया जाता है बार बार। अगर कुछ OTs होते हैं, जैसे इन्फेक्टेड OTs अलग होते हैं, या फिर HbA/Ag पॉजिटिव, HIV पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, या और अलग तरह के इन्फेक्शंस हैं, उनके लिए या तो OT ही अलग होगा, या उनको कई बार 8 से 12 घंटे के लिए, 10 से 12 घंटे के लिए फ्यूमिगेशन की बात में बंद भी कर दिया जाता है। अब सरकारी सिस्टम है, थोड़ा ओवरबर्डन भी रहता है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं लापरवाहियाँ भी रहती हैं, और पूरी रात में एक OT में 10-10, 12-12 अगर ऑपरेशन होंगे, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी प्रैक्टिसेस वो फॉलो कर पाते होंगे। मैं इस चीज़ को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, पर हमारे सिस्टम्स ओवरबर्डन्ड हैं, और कहीं ना कहीं हमें चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर करने की आवश्यकता है। और जिस हिसाब से आज की स्थितियाँ हैं, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले समय में लोगों के लिए एक अच्छा डॉक्टर ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होगा। जिस तरह के डॉक्टर्स हम आजकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, नीट एग्ज़ाम्स में धांधली हो रही है, और आप 10वीं पास को MBBS का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ऐसी चीज़ें ऊपर से नीचे ट्रैवल करती हैं। तो राजस्थान सरकार की अभी जो स्थिति है वो इसीलिए है शायद, क्योंकि सेंटर के लेवल पे आप देखें, वहाँ इतनी धांधलियाँ हो रही हैं और चीज़ें टॉप टू बॉटम प्रोपिगेट करती हैं। कहीं भी संवेदनशीलता आपको दिखती नहीं है, कहीं भी जिम्मेदारी का एहसास। अगर आप देखें, इस सरकार का सिस्टम पे तो कंट्रोल है ही नहीं, ज़ुबान पे भी नहीं है, तो वो भी जो चीज़ें हैं ये भी लोगों में एक भय पैदा कर रही हैं। आपने ओवरबर्डन का जिक्र किया सरकारी सिस्टम में, तो इससे ही मेरा एक सवाल जुड़ा हुआ है मैम। आज ही खीम सर जी का एक बयान है, उन्होंने कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से रेफरल होके हमारे पास केस आते हैं या कोई क्रिटिकल केस आते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जब वो केस समझ में नहीं आता तो ऑब्वियस सी बात है वो सरकारी में रेफ़र करते हैं, SMS में या इस अस्पतालों में। तो उनका ये तर्क है कि रेफरल केस जो आते हैं वो बिगड़े हुए केस आते हैं, उसके बाद यहाँ हालत बिगड़ जाती है। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखती हैं? अगर सिर्फ हम इन घटनाओं का जिक्र करें, जोधपुर का जैसे मैंने बताया, मेरे को डिटेल्स ज़्यादा नहीं पता आज की,
पर बीकानेर और कोटा के केसेस की बात करें तो उसमें वो केसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए केसेस नहीं थे। रेफरल केसेस हैं जो छोटे मोटे CHC PHC से आ गए हैं, टर्शरी सेंटर पे जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है वो सभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो सकता है उस वक्त आपके पास वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, एनेस्थीसिया वाले अवेलेबल नहीं हैं, स्टाफ उस टाइम प्रॉपर नहीं है, कोई भी स्थितियाँ हो सकती हैं, या फिर मरीज़ के साथ में कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, खून की कमी है, डायबिटीज़ है, ये है वो है। पर ऐसा नहीं है कि सभी इस तरह के बिगड़े हुए केसेस मेडिकल कॉलेजेस में पहुंचते हैं। कुछ लोग तो नॉर्मली पूरे 9 महीने वहाँ दिखाते हैं और वहीं पे वो डिलीवरी कराते हैं, और ज़्यादातर केसेस होते हैं ऐसे। तो इसलिए ये चीज़ तो हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपने सिस्टम को और अपनी नाकामियों पर अगर हम पर्दा डालने की कोशिश करें तो ये चीज़ ठीक नहीं है। हमें ईमानदारी से, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे जो भी उसके मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हों या सरकार हो, उन्हें एक बार अपनी गलती है वो स्वीकार करके और इस पे पूरी तरह से पूरी तह तक इसमें जाना चाहिए, क्योंकि तीसरा मामला आज हो गया है। ये चीज़ अगर और होती है तो मेरे ख्याल से जनता को कहीं भी स्वीकार्य ये है नहीं। आपने मैम संवेदनशीलता का जिक्र किया, तो खींवसर जी के हाल ही में जो बयान आए हैं उनके बाद ये कहा जा रहा है कि संवेदनशीलता की बहुत कमी है। जैसे पहले उन्होंने बीकानेर में कहा कि प्रसूताएं नाचते गाते हुए आई थी, आज उनका बयान है कि सिजेरियन जो आज का युवा है वो इसलिए करवा रहा है कि वो दर्द से बचना चाहता है। तो इस तरह के बयानों को एज ए महिला डॉक्टर जब आप सुनती हैं तो पहले तो आपको कैसा लगता है? उसके बाद हम आएंगे सिजेरियन डिलीवरी के ऊपर। पहले एज ए महिला डॉक्टर जब आप पहली बार सुनती हैं इस तरह के बयानों को तो आपको कैसा महसूस होता है? हाँ, इसमें अवधेशी, मैं मेरे अभी तक के मेडिकल करियर में 20,000 से ज़्यादा सर्जरीज़ कर चुकी हूँ, डिलीवरीज़ मैंने करा चुकी हूँ, और उसमें एक इंसान की तरह, एक डॉक्टर के होने के नाते, क्योंकि मैंने मेरे घर में भी मेरी जो भी रिलेटिव्स हैं, खास रिलेटिव्स हैं, डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं, उन लोगों की भी डिलीवरीज़ कराई हैं। तो किस तरीके से क्या सोचकर परिवार डॉक्टर पे भरोसा करके वो अस्पताल पहुंचता है, और जैसा मैंने पहले कहा कि अस्पताल कभी भी कोई आदमी राजी खुशी नहीं आता, परेशान आदमी ही आएगा। उसको फिर इस तरह की बयानबाजी आप अगर करते हैं उसके लिए, तो ये किस तरह से उसको तोड़ देता है। एक बच्चा है जिसकी माँ, जो बच्चा भी अभी किस स्थिति में होगा, जो जन्मते ही जिसकी माँ ख़त्म हो गई है, तो ये उस परिवार के लिए एक बहुत बड़ा वज्रपात है। और ऐसी स्थितियाँ खासकर आप अगर देखें कोटा, बीकानेर, अब जोधपुर, संभागीय हेडक्वार्टर्स में अगर ये हो रहा है तो आप सोचिए पेरिफेरी में जहाँ आप रिपोर्ट भी नहीं करते हैं वहाँ स्थितियाँ क्या होंगी, वहाँ स्थितियाँ क्या होंगी। अभी उदयपुर में कुछ मामले आए थे कि कुछ बच्चे थे जो 5 से 10 साल के बीच के, वो अचानक से ख़त्म होने लगे थे। तो ये स्थितियाँ हैं। एज ए डॉक्टर अगर हम देखें तो इलाज के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो भी अटेंडेंट्स हैं, मरीज़ हैं, उनको हम एक इमोशनल सपोर्ट भी दें, और कितना भी गंभीर केस हो हम उन्हें आशा दिखाएं, ना कि निराशा। निराशा के लिए तो वो घर ही बैठा रहता ना। और उस तरह से आप कहें कि नाचते गाते आते हैं, या फिर सिजेरियन के लिए इच्छाएं बढ़ गई हैं लोगों की, दर्द से बचना चाहते हैं, तो ये तो ठीक है। मैंने गायनेकोलॉजिस्ट रहते हुए देखा है, ये माँ का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। हालांकि मैं इसके पक्ष में कभी नहीं थी कि हम अनइंडिकेटेड सिजेरियन सेक्शन करें, क्योंकि अगर आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली रिस्क बढ़ता ही है। पर अगर पेशेंट आपको कोऑपरेट नहीं करे तो आपको माँ और बच्चे की जान बचाना आपका पहला धर्म होता है। और कई बार इंडिकेशंस भी ऐसे बन जाते हैं। और ठीक है, पेन के लिए तो लोगों की थ्रेशोल्ड कम हुई है, हम देखते हैं हमारी पिछली जनरेशन्स की, तो उन जितनी अब हमारे आगे वाले जनरेशन्स की नहीं होगी। पर सिर्फ उस इंडिकेशन पे पहली बात ऑपरेशन नहीं किया जाता। पर अगर पेशेंट कोऑपरेट ना करे या कोई इंडिकेशंस हो, तब तो हमें माँ और बच्चे के लिए करना ही पड़ता है। पर ये कारण नहीं है कि हम इस चीज़ को जस्टिफाई करें कि ये सब हो रहा है। तो मैम, सिजेरियन डिलीवरी को लेकर क्या वाकई में बड़ा है क्या मामला? जिस तरह का खींवसर जी का बयान है, इसको एज ए दर्शक या एज ए मैं इसको कैसे देखूं कि सही में बढ़ गए हैं क्या मामले? मामले बिल्कुल बढ़े हैं, क्योंकि जैसे मैंने प्रैक्टिस की, अब आप मतलब बहुत थोड़ा सा
हम कहते हैं कि जनसंख्या कंट्रोल की तरफ हम एक बार बात करते हैं। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें एक ही माँ की 12वीं डिलीवरी थी, 13वीं डिलीवरी थी। ऐसे भी हैं जिनका हीमोग्लोबिन आते थे तो 2 या 3 होता था, जिस पे नॉर्मल आदमी को सांस भी नहीं आ सकती है। तो वो केसेस भी हमने डील किए हैं और मेडिकल कॉलेज लेवल पे नहीं किए। वो हमारी विल पावर थी, मरीजों का हम पे विश्वास था और बहुत सारे डॉक्टर्स कर रहे हैं ऐसा। हालांकि आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, वो रिसोर्सेज अवेलेबल थे। मेडिकल कॉलेज में रिसोर्सेज भी हैं पर वो ओवरबर्डन्ड भी हैं। कोई भी डॉक्टर अपने मरीज़ को ठीक करके घर भेजना चाहता है, अच्छे रिजल्ट्स देना चाहता है, पर जैसा कि अगर कहीं एक लापरवाही है तो उस लापरवाही की सज़ा, क्योंकि हम ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पे हम किसी की ज़िंदगी और मौत हमारे हाथ में है, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी रखनी ही होगी। सिजेरियन सेक्शंस बढ़े हैं क्योंकि अब थोड़ा भी रिस्क अगर होता है, पहले हम लोगों को आप एक्सप्लेन करते थे कि देखो इतना रिस्क है तो आप देख लो, हम नॉर्मल की कोशिश करेंगे। 12 से 24 घंटे कई बार नॉर्मल डिलीवरी में लग जाते हैं, तो एक तो थोड़ा पेशेंस कम हो गया है। दूसरा, लोग कहते हैं थोड़ा पेन आता है या फिर थोड़ी भी धड़कन ऊपर नीचे होती है और हम सोचते हैं कि हाँ ट्रायल ले सकते हैं, शायद नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो बहुत बार अटेंडेंट्स हमें ये कहते हैं कि नहीं देखो, हमें रिस्क 1% भी नहीं लेना है, हमें जच्चा बच्चा स्वस्थ चाहिए, हम उस चीज़ के लिए आए हैं। महिलाएं कामकाजी हैं, 9 महीने उनके काम पे असर पड़ा, फिर उनको मैटरनिटी लीव लेनी है उस वक्त, और आजकल 1-1, 2-2, 3-3 बच्चे होते हैं, तो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो। और घर वाले टोटली डॉक्टर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं, साथ में ये कहते हैं, तो रिस्क हमें थोड़ी भी दिखती है। क्योंकि लाइफस्टाइल अगर आप देखें तो लाइफस्टाइल भी सेडेंटरी हो गई। पहले लोग खेतों में काम करते थे, बिल्कुल। तो ये जो लाइफस्टाइल का बदलाव हुआ है, इससे भी सिजेरियन सेक्शंस के इंसिडेंसेस बढ़ गए हैं। जैसे मैम हमारी दादी कहती थी बचपन में कि बच्चा जन्ना जो होता है वो सबसे मुश्किल काम होता है। तो उस टाइम पुरानी जो महिलाएं होती थी मैम, जैसा आपने जिक्र भी किया कि घर में दाई का कल्चर था और वो सिस्टम था सारा। आजकल जैसे सबको अस्पताल लाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी की चर्चा ही नहीं होती, सीधा ऑपरेशन में जाते हैं, सी सेक्शन में। तो ये डायबिटीज जो खान पान है अपना, उसको लेके, लाइफस्टाइल लेके, या फिर आजकल लोग जब प्रेगनेंसी शुरू होती है तो लंबे टाइम तक घर पे रहते हैं, एक्टिविटी नहीं होती, तो और भी बहुत सारे फैक्टर आपने नोटिस किए होंगे, फैक्टर हैं ही इसमें और सारे। एक जनरल सी बात मैं कहूँगी, जैसे पहले ज़्यादातर घरों में हमें देखने को मिलता है कि 6 बहन भाई हैं, 8 बहन भाई हैं, और 6 तो ये अभी आज मौजूद हैं, कुछ थे 3 या 4 जो जन्म के वक्त या जन्म के 1-2 साल में वो ख़त्म हो गए। तो उस तरीके से पहले से अब जो शिशु मृत्यु दर है वो भी कम हुई है। बच्चे जो मतलब फर्टिलिटी रेट जिसको हम कहते हैं वो भी कम हुई है। पहले 8-8, 10-10 बच्चे हो रहे थे, अब लोग 2 ही कर रहे हैं, 3 ही कर रहे हैं। और पहले जो एक्टिव लाइफस्टाइल रहती थी, खेतों में काम करना हो या कोई भी एक्टिव लाइफस्टाइल, तो अब महिलाएं ज़्यादा बहुत सारी कामकाजी भी हो गई हैं। खेतों में भी अब पानी नहीं बचा तो बहुत ज़्यादा काम भी नहीं बचा, काम भी नहीं है। हाँ, बहुत सारी लड़कियां अपनी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रही होती हैं, पढ़ाई कर रही होती हैं। खान पान जो समझ रहा है कि हाँ मैं शुद्ध खान पान कर रहा हूँ, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको मिलावट ही मिल रही है। गांव का आदमी भी आज ये नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ शुद्ध खा रहा हूँ। साथ में अर्बन एरियाज़ में देखें तो जंक फूड का बहुत बढ़ गया है। तो सारी ही चीज़ें मतलब जब पूरे हमारे शरीर को अफेक्ट कर रही हैं तो उसको डिलीवरी को भी वो अफेक्ट करेंगी ही। डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बीपी के जो हैं मतलब हाइपरटेंशन के केसेस, जिनसे कई बार तान भी आ जाती है, एक्लैम्सिया जिसको बोलते हैं, वो केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आपकी डिलीवरी जो है वो बहुत हाई रिस्क हो जाती है। तो डेफिनेटली जो जीवन शैली है वो बदली है और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें अब इसमें चिकित्सा पद्धतियां हैं उनमें दिख रहे हैं। एक मैम इस तरह के मामलों में एक सेप्टीमिया वर्ड का भी जिक्र हो रहा है, आज मैंने कई जगह पढ़ा। तो ये सेप्टीमिया क्या है, इसका क्यों जिक्र हो रहा है, थोड़ा सा इस पे आप प्रकाश डालना चाहें। सेप्टिसीमिया है कोई इन्फेक्शन, अगर एक छोटी सी फुंसी भी हमें होती है, छोटा सा फोड़ा भी होता है, तो वो भी इन्फेक्शन है एक तरह का। कोई भी इन्फेक्शन जब पूरे खून में फैल जाता है तो उसे हम सेप्सिस या सेप्टिसीमिया कहते हैं। मतलब वो इन्फेक्शन पूरे खून में हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रहा है, और वो जब इन्फेक्शन ट्रैवल करता है तो बहुत तरीके के जिनको हम कहते हैं इन्फ्लामेटरी केमिकल्स होते हैं, उसको भी बॉडी में अलग तरह के रिएक्शंस होते हैं। पूरा एक साइकिल शुरू हो जाता है जो आपके हार्ट को भी अफेक्ट करेगा। आपका हार्ट
किस तरह से बीट कर रहा है, आपके लंग्स को भी वो अफेक्ट करेगा, आपके किडनीज़ को अफेक्ट करेगा बहुत ज़्यादा। सेप्टिसीमिया से ब्लड प्रेशर मेंटेन कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि जो खून की नसें हैं वो उनको अफेक्ट करता है। तो खून की नसें से खून प्रॉपरली प्रेशर आगे नहीं बन पा रहा है, बीपी कम हो गया है, खून की नसें थोड़ी सी खुल गई हैं, किडनीज़ को खून ठीक से नहीं पहुंचा, तो सबसे पहले किडनीज़ पे असर होकर किडनी फेलियर में चली जाती हैं। तो इसलिए ये पूरी बॉडी को जो अफेक्ट करता है, पूरा इन्फेक्शन जो फैलकर, उसे हम सेप्टिसीमिया या सेप्सिस कहते हैं। और एक बार कोई भी मरीज़ सेप्टिसीमिया में आ जाता है तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। कंट्रोल होती हैं, ऐसा नहीं है, पर कुछ कुछ लोगों को परमानेंट किडनी डैमेज हो जाता है, वो लाइफ लॉन्ग उस पर डायलिसिस पे चलते हैं, या उनको बाद में किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थितियाँ, और फिर डिपेंड करता है एज पे, किस एज में सेप्टिसीमिया हुआ है। जैसे अगर कोई भी यंग लड़कियां होती हैं डिलीवरी वाली, तो वो इस चीज़ को थोड़ा झेल जाती हैं। अगर ओल्ड एज है या साथ में उनको और दूसरे हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़ है या ऐसे कोई दूसरे हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, उनके लिए थोड़े से रिजल्ट्स और ख़राब रहते हैं। अब जैसे मैम कोटा, जोधपुर और अब बीकानेर इस तरह के मामले आए, तो लोगों को ये आशंका है कि क्या पता कल को कहीं और शहर में आ जाए। तो आप एज ए डॉक्टर कैसे देखती हैं, कहाँ जाकर ये सिलसिला रुकेगा, क्या इसका समाधान है, किस तरह लोगों में पैनिक कम किया जा सकता है? सबसे पहले तो जैसा हमने संवेदनशीलता की बात की, सबसे पहले तो हम सब लोगों का, खासकर जो सरकार के फेस हैं, हमारे सीएम साहब हैं, सरकार में से, क्योंकि मैं राजनीतिक बात करना अवॉइड कर रही हूँ, पर कोई भी चीज़ आजकल राजनीति विहीन नहीं है, तो सरकार के कोई भी प्रतिनिधि, जिन भी लोगों की घर में ऐसा हुआ है, क्या मैंने सुना नहीं कि उन्होंने उनके घर जाके विजिट किया है क्या। ये छोटे छोटे जेस्चर्स हैं जो चीज़ों को सुधार भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। आपकी छोटी सी जुबान फिसली, लोगों में थोड़ा और पैनिक क्रिएट हो जाएगा। तो उन लोगों को जाके संभालना, और मतलब हमारे जितने भी मिनिस्टर, सीएम या जो भी जिम्मेदार अपनी जगहों पर बैठे हैं, जितने भी विधायक हैं, चाहे हम जनप्रतिनिधि लोग हैं, सब लोग, वो लोगों में एक विश्वास कायम करने की कोशिश करें। और मैं भले ही विपक्ष में बैठी हूँ, पर फिर भी आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग इस चीज़ को लेकर डरे नहीं। हालांकि सरकार को प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए कि अगर ये फार्मा इंडस्ट्री में जिस हिसाब से दवाइयों में हम खाने में सारी अशुद्ध चीज़ें खा रहे हैं, अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बेचारा बीमार आदमी अस्पताल जाता है, दवाई दे दो, दवाई में दवाई नहीं मिल रही, इससे बड़ा ख़राब हम क्या देखेंगे, इससे बुरा दिन। तो उस चीज़ पे एक्शन लिया जाए। और कहीं भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं, मेरे ख्याल से डॉक्टर, स्टाफ, वो लोग रात दिन काम करते हैं, अपने परिवारों को छोड़कर वहाँ बैठे हैं, तो वो आपके लिए ही कहीं ना कहीं बैठे हैं। चाहे कोविड का टाइम हो, चाहे हमारे त्योहारों का समय हो, कुछ भी हो, हॉस्पिटल ऐसी जगह है जहाँ पे लोग को किसी भी टाइम ज़रूरत पड़ सकती है। तो थोड़ा सा ये है कि अगर आप हाई रिस्क हैं तो डॉक्टर को पहले बता दें। कहीं भी स्थिति, छोटे सेंटर पे हैं, स्थिति बिगड़ने से पहले डॉक्टर भी रेफ़र कर दें, और अटेंडेंट्स भी उस चीज़ को समझ के हायर सेंटर पे टाइमली चले जाएं। और मेरे ख्याल से डरने की बात नहीं है, अगर हम इन 3 इंसिडेंट से एक बहुत बड़ी सीख ले लें। और ख़ासकर एक बहुत बड़ी बात आ रही है, जिसको लीपापोती की जा रही है कि छुपाया जा रहा है, ये जो आईवी फ्लूइड्स हैं, आरएल है, डीएनएस है, इनमें प्री फॉर्म टॉक्सिन्स हैं, वो तुरंत जैसे ही मरीज़ के खून में जा रहे हैं, जिसको ऑपरेशन हो रहा है, उसको तुरंत रिएक्शन करके 5 से 10 घंटे में उसकी बिल्कुल उसकी स्थिति को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। तो इस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये तो डॉक्टर्स अच्छे ट्रेंड होते हैं, तो बहुत घबराने वाली ज़रूरत नहीं लगती मुझे। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर शिखा मील बराला, जिन्होंने बड़ी विस्तार से और तसल्ली से समझाया कि आखिर सिजेरियन डिलीवरी को लेकर क्यों पैनिक का माहौल बना हुआ है। और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को उन्होंने एक सलाह भी दी एज ए ओपोजिशन के विधायक कि किस तरह से व्यवस्थाओं में सुधार किया जा सकता है। और लोगों से भी उन्होंने ये अपील की है कि लोग पैनिक में ना आए और जो प्रिकॉशनरी पूरे जो प्रोसेस है उसको अपनाएं। आप देख रहे थे द लिटमस, मेरा नाम है अवधेश पारिक, धन्यवाद।